हेलो गाइस। माय नेम इज उज्जवल कुमार। और मैं अपने चैनल के माध्यम में जो मेरा चैनल का नाम है यूके डिप साइंस स्टडी। यूके डिप साइंस स्टडी। ठीक है। स्टडी। ठीक है। इस चैनल में आप लोगों को क्लास टेंथ का, ठीक है, मैथ का अभी एनसीईआरटी या एनसीईआरटी का या क्लास टेंथ का मैथ का मतलब आपका सॉल्यूशन मिलेगा। और क्लास टेंथ का जो है आपका मतलब मैथ का बहुत सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। जो कि आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाऊंगा, एकदम बहुत ही अच्छी तरह से। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से क्लियर करूंगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। चलो देखो, बिना कुछ देरी करते हुए मैं शुरू करता हूं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको सबसे पहले मिल जाए। चलो देखो, मैं जो कोच आपका चैप्टर प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1, 1.1। ठीक है। एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी, ठीक है, बुक है। इस बुक में 1.1 का पूरा का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, पूरा का सॉल्यूशन तो मैं नहीं करूंगा। जो जो टफ क्वेश्चन है या जो लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा टफ होगा, उसी क्वेश्चन को मैं करूंगा। जो आसान क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोगों को होमवर्क में करना है। ठीक है। जैसे देखो, ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। और इसमें तीन क्वेश्चन है, 1 2 3। इसमें जो 2 नंबर का क्वेश्चन है 196 और 38,220, यानी कि 196 और 38,220, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड एल्गोरिदम से। ठीक है। कितना है, कितना है आपका देखो, 196, 196 और, ठीक है, 300, नहीं सॉरी, 3822 और 0, यानी कि 38,220। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ यूक्लिड एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भाग एल्गोरिदम है, यानी कि भाग एल्गोरिदम है। ठीक है। भाग विधि से आपको इसको मतलब कि मसा ज्ञात करना है। जैसे हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे, भाग देने के लिए भागा पढ़ते थे, अब मसा पढ़ते थे। तो मसा पढ़ते थे, जैसे 2 है और 7 है, तो इसका मसा हमको ज्ञात करने के लिए आता था। या 15 है तो कैसे करते थे? 2 7 जब 14, ठीक है, 1 बचता था रिमाइंडर, इसको क्या करते थे? ये वाला जो भाजक है इसको यहाँ उतारते थे, 1 2 2, ठीक है, 1 2 कर देते थे। और फिर इसका जो जहां पे जीरो हो जाता रिमाइंडर, यानी कि शेष जीरो होता था, वहां का भाजक, यानी कि इस पार्ट को, भाजक को क्या कहते थे? मस। भाजक इक्वल टू मस। ठीक है ना। भाजक इक्वल टू क्या हो जाता था? मस हो जाता था। ठीक है। यानी कि यहाँ पर मसा कितना हो जाएगा? एक। मसा कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। लेकिन देखो, ये तो हो गया आपका मौसा बनाने का, भाग ही ना दे के बना रहे हैं, इसी को भाग एल्गोरिदम कहते हैं। तो भाग एल्गोरिदम ने क्या कहा कि भाग एल्गोरिदम ने ये कहा कि कोई भी भागा है, ठीक है, कोई भी भागा है, जैसे मान लो कि 2 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है, 2 3 6, रिमाइंडर बचा 1। तो कोई भी भागा है ना, तो इसका जो भाज्य होता है, भाज्य इसको कहते हैं 7 को। ठीक है। भाज्य किसे कहते हैं? तो देखो, जिस जिस जिसको हम भाग देते हैं किसी संख्या से, ठीक है, जिसको हम किसी संख्या से भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, या डिविडेंड। इसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविडेंड।
ठीक है, मतलब कि किसी संख्या से जिसको हम भाग देते हैं किसी संख्या से, ठीक है ना, भाग देने वाली संख्या से, यानी 7 जो है ये आपका है डिविडेंड, भाज्य। ठीक है, इसी को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया आपका जिससे हम भाग देते हैं, यानी जितने जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? भाजक। भाजक, भाजक यानी कि डिवीजर, क्या होता है इसको बोलते हैं? डिवीजर। डिवीजर इसमें क्या हो गया? टू। ठीक है, डिवीजर क्या हो गया? टू। डिवीजर आपका क्या हो गया? टू। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें आपका जितना मर्तबे यानी जितना टाइम्स में गुना करते हैं यानी 7 को, उसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल, यानी क्यूएसेंट। क्यूओसेंट, QUOTIENT, क्यूएसेंट। क्यूएसेंट मीन्स 3, यहाँ 3 हो गया। और यहाँ पर जितना रिमाइंडर बचता है, जो काट छाट के जितना बचता है, उसको शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर इक्वल टू कितना हुआ? 1। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, यानी कि जो आपका भाज्य होता है, भाज्य इक्वल टू होता है, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसको आप याद कर लीजिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य इसमें क्या है? ए, तो भाज्य बराबर ए लिख दिए। भाजक क्या है? भाजक आपका बी है, इसको बी मान लेते हैं। ए बी, इसको क्यू, इसको आर। ठीक है, ए मतलब यहाँ ए हो गया, बी मतलब भाजक एक प्रकार से, क्यू मतलब क्वेश्चन से कर दिया है, और आर मतलब रिमाइंडर। तो ए बराबर भाज्य, बी बराबर भाजक, और क्यू बराबर भागफल, आर बराबर आपका हो जाएगा शेषफल। तो फॉर्मूला क्या बना? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हिंदी में, इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, मतलब कि आपको आसान पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये चीज आपको याद करनी होगी, ए बराबर भाज्य, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल। ठीक है, क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल, क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल। ठीक है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों याद कर लीजिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही है आपका भाग एल्गोरिदम। भाग एल्गोरिदम में क्या होता है, जहां पर आर यानी रिमाइंडर शून्य हो जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ठीक है, जहां रिमाइंडर शून्य होगा वहीं का इसका मतलब मौसा हो जाता है। ठीक है, वहीं का क्या होता है? भाजक मौसा हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे देखो 7 है, ठीक है, तो 2 हो गया, 7 हो गया, तो 2 3 जा 6, बचेगा 1। तो 1 बचा ना जी, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर। इसी रिमाइंडर को क्या कर लेते हैं? भाजक बना देते हैं, और इसको भाज्य बना देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 2 जा 2, ठीक है, कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस केस में देखो, दो भाग इसमें बने। दो भाग कौन कौन भाग है? दो भाग का पार्ट है इसमें। देखो, ये भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। ठीक है, अब इसमें ये वाला भाग हो गया, दो भाग है इसमें, एक भाग ये और दूसरा भाग इसमें, देखो ये वाला। ठीक है, तो इसमें पहले वाला पार्ट को चलते हैं, तो पहला चरण, तो पहला चरण में क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में पहला चरण क्या है? पहला चरण आपका हो जाएगा 7 बराबर 2 इंटू 3 प्लस 1। फिर दूसरा चरण में क्या है? ये वाला आपका हो जाता है भाज्य, तो 2 बराबर 1 इंटू 2 प्लस 0, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में यहाँ पे 0 आ गया। तो 0 होने के केस में जो ये आपका ये जो मौसा जो भाजक जो होता है, यहाँ पर ये भाजक बन जाता है, रिमाइंडर भाजक बन गया। ठीक है, यहाँ पर दो चरण में कंप्लीट हुआ, कहीं कहीं 3 चरण, कहीं कहीं 4 चरण, ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, और जहां 0 हो जाता है रिमाइंडर, वहां का मौसा क्या हो जाता है? भाजक हो जाता है। मौसा बराबर यहाँ पर 1 हो गया आंसर। ऐसे तो इस देखो, इसको आपको कॉपी के पीछे रो पेज पर लिखना है। मेन यही है भाग एल्गोरिदम, लिखना है भाग एल्गोरिदम या यूक्लिड एल्गोरिदम से। और ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख के, फिर ऐसे लिख के, और फिर जहां पे 0 होगा उसका मौसा बराबर 1 कर देना है, ऐसे बनाना है। ठीक है, चलो इसको उतार दो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट लेने का ही टाइम देंगे, उतारने का नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उतारने अगर टाइम देंगे तो। चलो देखो ये हो गया आपका समझा दिए हमने कि हाँ इसको कैसे इस पे रूल अप्लाई होगा। यूक्लिड एल्गोरिदम क्या कहता है वो मैंने बताया। अब देखो इसी यूक्लिड एल्गोरिदम के सहायता से मतलब कि हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 का 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, ठीक है। तो देखो कितना है, 196 है, और फिर कितना है, 338 38,220, 38,220, ठीक है, 38,220, 38,220। अब देखो 196 को एक मरतबे करेंगे तो 196, दो मरतबे करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 196 को लिख सकते हैं 100 प्लस 90 प्लस 6, यानी कि कितना लिख सकते हैं, मन में ये सोचना है। तो यानी 100 का दुगना 200, 90 का दुगना 180, तो 2 1 3 380, और फिर 6 का दुगना 12, तो 380 या 12 392 हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि एक ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए देखो 196 का दो मरते लगाते हैं तो 2 छक 12 दोनों 18, एक 2 छक 12 दोनों 18 19, दो एक अब 2 3, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए एक मरते हुए तो 196 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक पैसा लेगा तो एक पैसा लेगा, यानी कि देखो अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो एक कैरी करेगा इसे 8 से, तो 8 से एक कैरी करेगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 12 होगा, 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इससे एक कैरी किया तो 8 में से एक कैरी चला गया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, 1 कैरी, मतलब पैसा लेना, उधार लेना, ठीक है, ढोना, ठीक है। 8 अगर इसे को पैसा दिया तो कितना हो जाएगा, 7, तो 7 में से 9 नहीं जाएगा तो इसको पैसा देगा, पैसा लेगा तो पैसा लेगा 17, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 8, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, दो दो में से एक गया तो एक, ठीक, तो 186, 186 से छोटा है, तो देखो 186 दो है, तो अब इसको हम गुना करके देखेंगे तो मतलब देखो लगभग 1960 होता है 10 मरतबे, ठीक है। तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 छक 54, बाकी हाथ में 5, 9 9 81, 5 86, और 9 एकम 9 8 17, 1764, ठीक है। 9 छक 54 की 4, 9 9 81, 5 86, और 9 एकम 9 8 17, 1764, ठीक है। 9 मरतबा है, यानी 196 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो 1764 है, ठीक है। 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा आपका 5, तो 9 6 15, ठीक, 9 6 15, ये हो जाएगा आपका कितना, 7, तो 7 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, जीरो, ये जीरो कट कट जाएगा, ठीक है। तो 9 इतना हो गया, फिर यहाँ से जीरो से करेंगे, जीरो से करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 1 मिनट कट जाना चाहिए, 6 मरते करते हैं शायद, 6 मरते, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 6 6 12, यहाँ पे 17 9 8 17, और फिर 2 में से एक गया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 196 को हम मल्टीप्लाई किए 9 से, तो 9 9 छक 54 की 4, बाकी हाथ में 5, 9 9 81, 5 86, ठीक है, और 9 एकम 9 8 17, ठीक है। अब यहाँ पर 8 4 12, 5 हो गया 15, 9 6 15, 7 में 7 गया, जीरो कट को, ठीक है, जीरो अब उतार दिए। अब 196 को हम मल्टीप्लाई करें 5 टाइम्स में, तो 5 6 जा 30, 9 45, 3 48, बाकी हाथ में 4, 5 एकम 5 4 9, यानी 5 टाइम्स में यह कट जा रहा है, 980, ठीक है, पूरा कट गया, ठीक है। तो यही पहले चरण में इसका काम खत्म हो गया, इसको दूसरा चरण नहीं, रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर बचता तो यहाँ पे हम फिर इसको भाजक को उतारते और फिर दूसरा चरण चलता, लेकिन इसमें पहले चरण में खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे भाग एल्गोरिदम, यूक्लिड एल्गोरिदम से, यूक्लिड एल्गोरिदम कहो या भाग एल्गोरिदम कहो, दोनों बात एक ही है। यूक्लिड एल्गोरिदम, एल्गोरिदम से, यूक्लिड एल्गोरिदम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है,
ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर मीन्स क्या होगा, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविजन इक्वल टू डिविडेंड इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर यानी कि यहाँ पर 38,220 होगा, बराबर में क्या हो जाएगा 196 होगा, और फिर इंटू 195 होगा, प्लस रिमाइंडर में क्या होगा 0। यहाँ पहले चरण में क्या हो गया, से लिख दे, पहले चरण में क्या होगा 0, पहले चरण में ही 0 हो गया। तो इसका जो भाजक होता है वो मस होता है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो देखो यहाँ पे 190, या पहले चरण में 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसमें इस केस में क्या हो गया, आपका भाजक जो होता है 196 हो जाता है। और जब 0 रिमाइंडर 0 होता है तो आपका जो भाजक ही होता है मस हो जाता है। और यहाँ पर लिखना है, बिना लिखे हुए आपको नंबर नहीं मिलेगा। देखो ये चीज को करो या मत करो, यहीं से लिखना है, यूक्लिड एल्गोरिदम से करके लिख के, और ये वाला मतलब लिख के फॉर्मूला, और इसको करना है। तो पहला चरण, तो पहला चरण में ही खत्म हो गया इसका। ठीक है, पहले चरण में खत्म है, लिखना है, अतः अंत में शून्य आया, अंत में कितना आ गया शून्य, शून्य आया, शून्य शेष आया, शून्य शेष आया, शेष कितना आ गया शून्य शेष आया, और अशून्य शेष, अशून्य शेष का मतलब देखो 38,220 को हम ऐसे कन्वर्ट किए 196 इंटू 195 प्लस 0। ठीक है, तो शून्य शेष क्या है, अशून्य शेष क्या है 196, 195 तो इसमें मल्टीप्लाई ही है, 196 क्या हो गया इसका मस। ठीक है, और अशून्य शेष, अशून्य का मतलब जो शून्य नहीं है, अशून्य शेष 196, 196 है, जो कि इसका मस है, जो कि इसका भाजक है, लिखो जो कि इसका भाजक है, भाजक है। इस प्रकार क्रिया का अंत करते हुए लिख लिख दीजिएगा, इस प्रकार क्रिया का अंत करते हुए, मतलब क्रिया काम खत्म कर दिए, इस प्रकार क्रिया का अंत करते हुए मसा इक्वल टू कितना है, मसा इक्वल टू 196 है। ठीक है, मसा इक्वल टू 196 है। चलो देखो, ये आपका टफ था तो इसको ही मैंने सॉल्व किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको नोट कर लीजिए। चलो देखो, नोट कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करने का टाइम नहीं देंगे हम, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है। देखो देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो क्या होता है, इस रूप का हो जाता है, यानी 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, यानी कि देखो पहले पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं, वो देखो मैंने पहले ही बोला था कि मैं अच्छे बहुत तरह समझाऊंगा। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का दो रूप होता है, वास्तविक संख्या का दो रूप होता है, पहला होता है रियल परमेय संख्या, यानी उसको रिएशनल नंबर कहते हैं, और दूसरा होगा आपका इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में, हम पी बाई क्यू के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या लिख सकते हैं, जहाँ पी एंड क्यू क्या होता है पूर्णांक होता है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये सब परिमेय संख्या का परिभाषा है। पी क्यू एक परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, पी क्यू पूर्णांक होता है। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या को दो भाग में बांटते हैं, पहला होता है पूर्णांक और दूसरा होता है भिन्नांक। पूर्णांक संख्या, दूसरा होता है भिन्नांक संख्या, भिन्नांक संख्या।
तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या उसको कहते हैं जो जीरो से यानी जिसमें पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या यानी कि क्या? जीरो से लेकर अनंत तक 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक जाएगा, और फिर माइनस वाला भी शामिल हो, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके, ठीक है। तो जिसमें प्लस वाला भी शामिल होता है, माइनस वाला भी शामिल होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब भिन्नांक संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो, जो अंश बटा हर के रूप में हो, जैसे 2/3 3/4 ऐसे। अब देखो पूर्णांक भिन्नांक में डिफरेंस क्या होता है? तो पूर्णांक भिन्नांक में मात्र इतना डिफरेंस होता है कि अंश बटा हर इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या जो है ये भी अंश बटा हर का ही रूप का होता है, और इसी से दोनों जन्म लिए हैं, पूर्णांक संख्या और भिन्नांक संख्या। तो पूर्णांक रहे चाहे भिन्नांक रहे, दोनों को हम परिमेय संख्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है। तो इसमें p/q है ना, तो हर में कुछ नहीं है तो एक है, तो मतलब ये भी तो भिन्न के जैसा काम कर दिया कि अंश बटा हर रहेगा। तो दोनों में चेंजिंग क्या है? तो दोनों में मात्र इतना ही चेंजिंग है, जो पूर्णांक संख्या है उसका बटा में नहीं एक रहता है, अभिन्नांक में एक को छोड़कर दूसरा रहता है। जैसे एक को छोड़कर 2 3 4 ऐसे रहेगा, ठीक है। अब पूर्णांक में क्या रहता है? जैसे 2 सिंपल लिखे, 3 लिखे, ये क्या हो गया आपका? पूर्णांक संख्या हो गया। -1 लिखे, -2 लिखे, 0 लिखे, जो भी लिखो, लेकिन बट्टा में उसका 1 को छोड़ के कुछ नहीं रहेगा। 1 को लिखना भी नहीं पड़ता है, 1 उसमें रहता ही है, ठीक है। अगर नहीं कुछ है तो एक है, मान के चलो कि नहीं कुछ है तो एक है, ठीक है। तो ये होता है पूर्णांक संख्या। तो इसमें पूर्णांक क्या कर रहा है कि सिद्ध करना है, ठीक है, कि ये दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है। 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। अब देखो विषम पूर्णांक क्या होता है? विषम पूर्णांक का मतलब होता है जो सम नहीं है। सम का मतलब जोड़ा, पेयर, ठीक है। सम संख्या ए नंबर दैट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है, यानी सम संख्या। सम या पेयर कहो या मतलब कि उसको इवन नंबर को, इंग्लिश में इवन नंबर को, सब बराबर होता है। विषम संख्या जो पेयर में नहीं हो, ठीक है, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, उसको हम विषम संख्या कहते हैं। तो विषम पूर्णांक का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो विषम पूर्णांक का मतलब हो गया विषम संख्या ही, ठीक है। तो विषम पूर्णांक का मतलब विषम संख्या ही नहीं हो जाता है। अब इसमें विषम पूर्णांक क्या है, लेकिन पॉजिटिव यानी धनात्मक विषम पूर्णांक का है, ऋणात्मक नहीं कहा है। इसलिए ये विषम संख्या के बारे में अब बात आ गया, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब कहेगा कि विषम पूर्णांक सिर्फ, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि विषम संख्या 1 3 5 7, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, 1 3 5 7 तक इन्फिनिटी तक जाएगा ये सब, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है? पूर्णांक विषम पूर्णांक आप लोग समझ गए होंगे। तो धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इस धनात्मक विषम पूर्णांक को इसमें से कोई भी, यहाँ वेरिएबल नंबर का रहा है, वेरिएबल नंबर का मतलब है कोई फिक्स नंबर नहीं, कांस्टेंट का मतलब है 2 4 6 8 ऐसे, ठीक है। लेकिन विषम यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि 2 या 4, कोई भी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं और इसका हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, देखो विषम पूर्णांक है। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ना कि ए को 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में दर्शा सकते हैं, यानी दर्शाते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब देखो ए को हम क्या बदल दे, 6q प्लस इसमें, यानी कि ए जो है इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं 6q + 1, मतलब ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 6q + 1 लिख सकते हैं, 6q + 3 लिख सकते हैं, 6q + 5 लिख सकते हैं। तो ए बराबर देखो फॉर्मूला जैसा बन रहा है, ए बराबर bq + r, ठीक है। तो bq + r में b के जगह पर क्या बता रहा है? 6 बता रहा है,
ठीक है, बी की जगह पर क्या बता रहा है, 6 बता रहा है। तो देखो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो ए को हम 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में दर्शा सकते हैं। हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। ए बराबर bq+r लिख दिए, इसको समीकरण 1 मान लिए, 1 नहीं माने, ठीक है, ऐसे लिख दी, ए बराबर bq+r, जहां बी बराबर क्या, 6 रखने पर, 6 रखने पर, ठीक है, तब बी बराबर 6 रख दिए तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6q+1 आर, ठीक है, तो बी बराबर 6 रखने पर क्या हो जाएगा, 6q+r। अब इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो कोई भी, देखो अच्छे से समझने के लिए टाइम लगता है। अब ये नहीं है कि जल्दी जल्दी हम यहाँ पर क्वेश्चन बना दें और मैं आपको समझा दूं तो जल्दी तो बन जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे समझाने का काम है, समझाऊंगा तभी, तो ये क्वेश्चन बनाने में समय लगेगा थोड़ा सा, और समय लगेगा, समझाने में भी समय लगता है, ठीक है। तो समझिए, देखो समझने के लिए थोड़ा सा हमको चीज को खींचना तीरना पड़ता है ना। जैसे मैं किसी भी चीज को अगर बहुत डीपली जाकर उसको करेंगे तभी वो चीज समझ में आती है, ठीक है। तो देखो ये देखने में जो जितना आसान लगता है वो या कैसे से बना वो तो रटने वाला विद्या हो जाएगा। देखो समझो क्या कहने का मतलब, कैसे इसको समझेंगे। जैसे मान लो कि ये 7 है, 7 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 3 जा 6, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और एक और भाग ले लो, 2 ले लिए 6 ले लिए, तो 2 3 जा 6, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ पर बचेगा 0। और एक और ले लो, मान लो 24, हाँ यहाँ पर 27, 27 हो है ना, तो 24 और 3 27, 24, हाँ 8 यहाँ पे ले लो, 8 कर दो, तो यहाँ का 8 3 की 24, 8 3 की 24, यहाँ पर 3 बच गया, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों भाग में देख सकते हो आप, तीनों भाग में देख सकते हो कि रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आया है, 0 आया है, 3 आया है। यानी कि रिमाइंडर जो है आपका 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। रिमाइंडर क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर, देखो यहाँ पर 0 है, 0 के बराबर भी आया, और 0 से बड़ा हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 1 2 3 या 0 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग एल्स आ सकता है। और यहाँ पे जो आपका देखो, ये b का मान है, b, ये क्या है, b, ये a आता है, b आता है, ये q आता है, ये r होता है। यानी कि जो भाजक होता है, भाजक जो होता है ना, r से हमेशा बड़ा होता है। r देखो r से बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे r है 3, यहाँ पे b है यानी भाजक है 8, इससे बड़ा है 8, ठीक है। इससे देखो 0 है, यहाँ पर बड़ा है। कहोगे कि इससे भी तो बड़ा होता है, नहीं, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बराबर भी तो हो सकता है, देखो यहाँ पर बराबर है, 3 3 बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए क्यू का चर्चा नहीं होता है, ठीक है, क्यू का चर्चा नहीं होता है। क्यू इसमें क्यू एक पूर्णांक होता है, ये जान लो, क्यू जो होता है पूर्णांक होता है, ठीक है। क्यू का मान ये भी कह सकते हैं कि क्यू का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, क्यू का मान, ठीक है। जैसे आर का मान कहे थे उसी में क्यू का मान भी बोल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ पे कितना है, 0 है, अब बटा में 3 है, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान 0 होता है, इसका मान 0 होता है। कैसे, अगर 0 को हम 3 से मल्टीप्लाई 3 से अगर काटेंगे तो कितना टाइम है, 0 टाइम है, तो 3 0 0 कट गया। यानी कि क्यू का मान क्या होगा, क्यू का मान भी 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है ना, जैसे आर का मान हुआ, ठीक है। तो आर में ये हो गया, क्यू में ये हो गया, क्यू एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक कैसा, धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब विषम पूर्णांक क्या होता है, क्यू एक, यहाँ पर देखो क्वेश्चन को ध्यान से तुम दो, कि जहां क्यू कोई पूर्णांक है, देखो यहाँ पर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को इसके रूप में बदल सकते हैं, और जहां क्यू कोई धन पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, विषम पूर्णांक या चाहे कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो पूर्णांक का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर समझो, क्यू कैसा पूर्णांक रहेगा, क्यू भी रहेगा तो आपका धनात्मक ही पूर्णांक रहेगा, ऋणात्मक में नहीं जाएगा, ऋणात्मक के में क्यों नहीं जाएगा ये भी समझ लो। अब देखो 6q+r बोल रहा है, ये पूरा धनात्मक होना चाहिए, तो ये धनात्मक कब होगा, अगर मान लो कि q अगर ऋणात्मक हो गया, q अगर ऋणात्मक हो गया, -1 या माइनस कुछ भी हो गया, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस में चल जाएगा।
यहाँ पर मान लो कि माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, तो माइनस प्लस भी हो जाएगा माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसलिए क्यू भी आपका कहे या नहीं कहे आपको समझना है। तो क्यू अगर माइनस रखेंगे तो ये भी पूरा माइनस कर देगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, इसलिए क्यू भी माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, लिख सकते हो कि देखो कि ये वाला लिख सकते हो आप, यहाँ पे बी क्यू रखने पर यहाँ पर कॉमा देके क्यू का मान क्या होगा, जीरो से बड़ा या बराबर हो सकता है, जीरो से बड़ा या बराबर हो सकता है। और यहाँ पे ये पहले कंडीशन में कर लेना है, ठीक है। और ये इसमें क्या करना है कि ए बराबर जब बी बराबर 6 रखेंगे तो क्या हम देखे थे वहां पे कि आर का जो मान होता है, आर का मान क्या होता है, जीरो से, आर का मान जीरो से बड़ा या बराबर होता है। देखो आर की तरफ मुंह खोला है तो आर बड़ा है, इसका मतलब नीचे वाला साइन का मतलब बराबर, ठीक है। जीरो को उधर रखिए, आर को बीच में रखिएगा हमसे हमेशा। तो आर का मान क्या है, जीरो से बड़ा या बराबर है, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहता है, बी से हमेशा छोटा रहता है, जो कि क्वेश्चन में करके दिखा है। देखो जैसे दो टू 6 है, टू 3 जा 6 कट गया। अब यहाँ पर टू क्या है, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो इसे रिमाइंडर से बड़ा है ना हमेशा, लेकिन इस केस में अगर कहोगे कि क्यू से बड़ा रहेगा, क्यू से भी, क्यू भी तो बड़ा रहता है, नहीं बड़ा नहीं रहता है, बड़ा भी रहता है बराबर भी हो जाता है, ठीक है, बड़ा भी रहता है बराबर भी हो जाता है। जैसे मैं देख लो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर जीरो से भाग दे रहे थे, 3 0 0, ठीक है, कट गया तो कितना, यहाँ पर भी जीरो बचा, बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 27 है, तो 8 3 की 24 बच जाएगा 3, यहाँ पर भी बराबर हो गया। तो बड़ा हमेशा 8 रहता है, ठीक है। आर का मान जीरो से बड़ा या बराबर रहेगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहता है, ये कंडीशन। क्यू का मान क्या होता है, जीरो से बड़ा या बराबर रहता है, और ये वाला आर का मान जो होता है जीरो से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होता है, यही लिखना है हमको, ठीक है। अब ये हम लिखे हैं क्यों से समझो, आर का मान जीरो से बड़ा या बराबर, बी से छोटा, यानी कि यहाँ पर हमको आर का मान पुट करना है। तभी तो हम यहाँ पर जो देखो 6q+1, 6q+3 और 6q+5, तो देखो ऐसा रूप में हमको बदलना है, प्रूफ करना है। तो 6 बी के जगह पर तो 6 रख दिए, आर की जगह पर क्या रख सकते हैं, 1 3 5 रखेंगे तभी तो कैसे अपने मन से रखेंगे, नहीं, यहाँ पे आर का मान आपको मजबूरी हो गया कि आर का मान आपको रखना है। क्यों, क्योंकि बी का मान जो है 6 है, तो आर का मान आप क्या रख सकते हो, आर का मान आप रख सकते हो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 नहीं रख सकते हो। अब 6 क्यों नहीं रख सकते हो, क्योंकि आर का मान जो होता है बी से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है। तो बी है आपका 6, तो हमको 6 से छोटा रखना है, 0 1 2 3 4 5 रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमको तो सिर्फ सिद्ध करना है 6q+1, 6q+2, नहीं 6q+3 और 6q+5, तो हमको 1 और 3 और 5 से ही मतलब है, इसमें ना 0 से मतलब है, ना ही 2 से मतलब है, ना 4 से मतलब है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। जिसको मतलब नहीं उसको नहीं लिखेंगे, रखने के लिए आप रख सकते हो। कंडीशन जब यहाँ पर कहता कि 6q+6q सिर्फ, तो 0 रखते तो यहाँ पर क्या होता, 6q हो जाता, 6q+2 तब रखते हैं, ठीक है। मतलब आपको 1 2 3 4 5 तक आपको रखने का अथी है कि आप रख सकते हो, ठीक है, छूट है, लेकिन हमको जरूरत नहीं, हमको प्रूफ करना है 1 3 5 सिर्फ, इसलिए 1 3 5, 0 भी नहीं रखेंगे। अगर 1 3 5 रखने पर क्रमशः, ठीक है, अगर 1 3 5 रखते हैं तो क्या हो जाता है, ए बराबर आपका हो जाता है, ए बराबर हो जाता है, ठीक है। चाहे ऐसे कर सकते हो थोड़ा सा और अच्छा से, ठीक है, जब आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 में, ठीक है, यहाँ समीकरण 1 में लिख दो, 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखेंगे, आर बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा 6q+, ठीक है 1, ठीक है, इसको 2 मान लो, ठीक है। जब आर बराबर 3 रखते हैं तो क्या होता है, ए बराबर 6q+3 हो जाता है, इसको हम 3 मान लिए, ठीक है। जब आर बराबर 5 रखने पर, आर बराबर 5 रखने पर क्या हो जाता है, आर बराबर 5 रखने पर क्या होता है, ए बराबर 6q+5 हो जाता है, समीकरण 4 हो गया,
तो देखो 2, 3, 5 से हमको क्या पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए को धनात्मक विषम पूर्णांक माने थे, ए को धनात्मक विषम पूर्णांक ए को हम 6p+1, 6p+3, 6p+5 के रूप में दर्शा सकते हैं। यही चीज लिखेंगे कि देखो यहाँ पर लिख देते हैं कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक ए को, ए माने थे इसीलिए ए हम लिख रहे हैं, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक ए को, ठीक है, 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं, जहां देखो, जहां क्यू एक पूर्णांक है, उसमें बोला है क्वेश्चन में भी, देखिएगा क्वेश्चन पे, जहां क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक ही होगा भाई, ऋणात्मक होगा तो पूरा ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, ऋणात्मक होना नहीं चाहिए, ठीक है, जहां कोई क्यू, हमको सिद्ध करना है धनात्मक विषम पूर्णांक, इसीलिए हमको क्यू को अगर माइनस में रख देंगे तो धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक नहीं होगा, जहां कोई, उसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्यू कोई पूर्णांक हो, तो कोई पूर्णांक कैसे रख सकते हो, कोई पूर्णांक माइनस रखोगे नहीं, जहां क्यू कोई पूर्णांक हो, यह पूर्णांक का मतलब क्या, धनात्मक पूर्णांक हो। है, वो नहीं है, क्योंकि हम प्रूव कर दिए, यही प्रूव हो गया आपका, ठीक है। देखो मैं इस तरह से समझाऊंगा, अगर इस तरह से समझाऊंगा हर क्वेश्चन को, और मुझे लगता है कि अगर मैं इस तरह से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है, अगर आप अपना दिमाग खोल के रखोगे तो एकदम 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरा कोई भी मैथ पर अगर वीडियो अगर इस तरह बनाओ और आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज मेरे वीडियो पर लाइक करें और सब्सक्राइब करिएगा, तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, देखो मैं हर क्वेश्चन को बताऊंगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ही, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन बनाने पर नहीं, क्वेश्चन समझाने पर भी ध्यान दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझाने का मतलब ये है कि उसको तुम अंदर तक घुसना, ठीक है, अंदर तक घुसकर उसको खींच खींच के, मतलब उसको, मतलब समझाना, ठीक है। तो अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा ही, मतलब एक क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन कि किसी परेड में 16 सदस्य वाली एक सेना है की टुकड़ी है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों के अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखो मैं इसको समझा दूंगा, 100% समझा दूंगा, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ पेशेंस रखिएगा, तब वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा तभी, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि 616 सदस्य वाली एक सेना है, कितनी सेना है, 616 सदस्य की एक सेना है, आर्मी है, ठीक है, आर्मीज, ठीक है, आर्मीज है, इस आर्मी में, ठीक है, इस आर्मी को, ठीक है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे बैंड के, 32 सदस्य है आर्मी, ठीक है, ये आर्मी है, ये भी आर्मी है, एक आर्मी में 616 सदस्य है, इसमें एक 32 सदस्य है, इसके पीछे मार्च करना है, इनको मार्च करना है, ठीक है, मार्च करना मतलब कि परेड परेड मतलब कि परेड करते हुए जाना है, मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि स्तंभ, स्तंभ का मतलब ये ऐसे लाइन हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला रो में हो जाता है, ये हो गया स्तंभ, ठीक है, यानी कि ये क्षैतिज हो जाता है, ये कतार हो जाता है स्तंभ, यानी कि ये रो ऐसे होगा तो रो, ऐसे होगा तो कॉलम, ठीक है। सीढ़ी को अगर हम खड़ा करते हैं तो वो रो हो जाता है, सीढ़ी होता है ना, और फिर उसको हम ऐसे पार देते हैं तो क्या हो जाता है,
वो कॉलम हो जाता है। ठीक है, जैसे इस कॉलम को ऐसे हम रख दिए तो ये आपका कॉलम हो जाएगा, ऐसे खड़ा कर दिए तो रो हो जाएगा। तो इस अगर हम लोग असेंबली में नहीं लगते हैं रो रो स्तंभ में, वही हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि 32 आर्मी है, उस 32 आर्मी के पीछे 616 आर्मी को मार्च करना है, तो अधिक से अधिक कॉलम आगे कितना बनेगा, आगे कितना कॉलम बनेगा अधिक से अधिक, जिसके पीछे ये 616 भी मार्च कर सके। ठीक है, तो अधिक से अधिक कहने का मतलब देखो, इसमें मौसा निकलेगा, अब मौसा निकलेगा। ठीक है, मौसा क्यों निकलेगा ये भी समझो। देखो, एक है 32 संख्या, एक है 616। ठीक है, एक मान लो इसको भूल जाओ तुम लोग, एक अलग देखो, ये 4 है, ये 16 है। ठीक है, अब इसमें अधिक से अधिक संख्या क्या हो सकता है जो दोनों को भाग लगे, दोनों का भाग लगे। तो अगर मान लो अधिक से अधिक जो संख्या होता है इन दोनों का मौसा होता है, इन दोनों का क्या होता है, मौसा। यानी कि यहाँ पर 16 न मान के मान लो 32, 32 नहीं यार, क्या कर सकते हैं, एक मान लो 16, एक मान लो 36। ठीक है, तो इसमें अधिक से अधिक कौन सी संख्या है जो दोनों को काट दे। तो अधिक से अधिक संख्या क्या है, तो मान लो कि 4, दो दो तो नहीं है, क्योंकि दो इसको इसको काटेगा, लेकिन अधिक से अधिक नहीं संख्या 4 हो जाएगा, 4 होगा। क्योंकि देखो 4 से कोई ऐसी बड़ी संख्या कोई नहीं है जो दोनों को काटे, देखो। तो इसीलिए इसका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा भी 4 हो जाएगा। नहीं तो करके देखो, देखो 16 है, 36 है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो 16 दूनी 32 बचेगा 4। अब इसको काट देगा, 4 चौका 16, जहां रिमाइंडर हुआ 0 उसका भाजक क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। ठीक है, तो 4 इसका मौसा हो गया। यानी कहने का मतलब ये है 32 को कतार में कितना अधिक से अधिक खड़ा होगा। ठीक है, यानी अधिक से अधिक वो कौन सी संख्या है जो दोनों को काटे। ठीक है, तो अधिक से अधिक संख्या कोई भी मान लो कि ए है, कोई ए संख्या है, तो आगे जितना कतार में अगर ये लोग खड़ा होंगे, ठीक है, तो उसी कतार में ये खड़ा होते चले चले चल जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण वो दोनों क्या हो सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या लिखे थे, 36 और 16, 36 से 16, तो यानी मान लो कि ये अधिक से अधिक कतार क्या बना सकते हैं, 4, 1 2 3 4, ऐसे हो गया ना, 4 1 2 3 4, फिर 4 4 ऐसे करके 4 4 4 4, मतलब कि 1 2 3 4, ये 16 हो गया। और फिर मतलब कि आगे ये 16 आर्मी हुआ, फिर 16 आर्मी के पीछे 36 ऐसे ही करके लग जाएंगे, 4 4 4 4, इसका 9 लाइन जाएगा, इसका 4 लाइन गया, इसका 9 लाइन जाएगा, 9 रो में। ठीक है, अधिक से अधिक संख्या में क्या कितना कॉलम बना सकते हैं, तो 4 कॉलम बना सकते हैं। और फुट नहीं होगा, इससे फुट नहीं, 5 कॉलम बनाएंगे तो मान लो कि आगे 5 बना दिए, तो 5 से 35, लेकिन एक तो छट जाएगा, 7 लाइन बनाएगा। यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पे 4 कॉलम बनाए ना, तो जैसे मैं 5 कॉलम बनाया तो पंक्ति 15, सॉरी पंक्ति 15, 3 लाइन बनता और एक छट जाता, अलग हो जाता, फुट हो जाता। ठीक है, तो उसी प्रकार मतलब कि इन दोनों को भी देखना है कि वो कौन सी अधिक से अधिक संख्या है जिसमें ये कतार बना सके, कतार बनाने के बाद मतलब कि वो 32 खड़ा हो जाए। ठीक है, एकदम फुट ना हो। ठीक है, और उसके बाद 616 भी उसमें लग जाए आराम से। ठीक है, तो वो अधिक से अधिक संख्या पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन पढ़ो तो समझोगे, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना है कि टुकड़ी 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में, समान संख्या वाला स्तंभ होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ आगे 4 है तो पीछे 2 हो, 3 है, कुछ नहीं है, उसे नहीं। समान संख्या स्तंभ, देखो आगे 4 है ना, तब 4 पीछे भी 4, ये अधिक से अधिक स्तंभ कितना बन सकता है। तो अधिक से अधिक स्तंभ बनाने का मतलब कि अधिक से अधिक संख्या काटने वाला इन दोनों को। ठीक है, काटने वाला अधिक से अधिक संख्या, यानी कि ये गुणनखंड के रूप में चला गया। ठीक है, गुणनखंड के रूप में देखो कि 4 4 16 4 8 32 गुणनखंड हो गया ना। तो गुणनखंड का मतलब कि इसका भाजक। ठीक है, यानी कि मौसा ये भी कहलाता है। यानी कि देखो कोई भी संख्या है 32 है, इसका गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड हो जाएगा 4 गुना 8 गुना ऐसे करके। तो जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है ना, उसका मौसा कहलाता है। सबसे बड़ा गुणनखंड जो होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का, उसका मौसा कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों को काटने वाले बड़ी से बड़ी संख्या जो होता है वही मौसा कहलाता है। यानी कि 32 और 616 का हम लोग क्या निकालेंगे,
मौसा निकालेंगे, जिससे वो जो मौसा निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऐसे लिख देना है और सॉल्यूशन कर देना है बस। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे 32 लिख देना है और यहाँ 616 को डिवाइड कर देना। ठीक है, तो कितना मरतबे, 5 मरतबे, 5 मरतबे कितना हो जाएगा, 30 25 150, 3 7 21, 3 और 3 27, 32। देखो यहाँ पे वो नहीं, दो को लेते हैं तो 32 दूनी 64, एक मरतबे करेंगे। ठीक है, तो एक मरतबे 32, 9 2 11, ये कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया, 3 गया 2। ठीक है, और भी हो जाएगा 16, तो कितना 8 मरतबे करके देखते हैं कि अंतिम में 6 2 8 16 शायद हो जाए। तो मतलब कि 32 2 8 16, बाकी हाथ में 1 8 3 24 1 25, 256। 1 मिनट, फिर से 616 ही ना है। हाँ, तो देखो 32 9 2 11, ये हो गया, 5 में से 3 गया तो आपका 2 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया। ठीक है, और 296 हो गया। 8 दूनी 16, बाकी हाथ में 1 8 3 की 24 1 25। ठीक है, 8 मरते कर दिए तो 256, यहाँ पे 6 6 गया 0, 9 में से 4 गया इतना, ये कट गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 6 के 6 0, 9 में से 5 गया 4, 8 दूनी 16 8 3 की 24 1 25, 9 मरते करते हैं शायद, 9 मरते 256 हो रहा है, तो उतना नहीं होना चाहिए, 9 मरते करते हैं, 9 दूनी 18, बाकी हाथ में 1 और 9 3 27 1 28, 288। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 3 27 1 28। ठीक है, 9 मरते करते 288 आता है, जो कि 296 से भी कम है। 10 मरते तो 320 हो जाएगा, 10 मरते लगेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 8 16। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, कटकुट, यहाँ पर 32। ठीक है, 8 चौका 32, यानी कि मौसा कितना आ गया इन दोनों का, 8, यानी कि पहला जो स्तंभ आगे वाला लगेगा वो 8 लगेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8, फिर पीछे 8 पीछे, तब 32 का 4 लाइन लगेगा, 1 2 ऐसे करके 4 लाइन, और फिर उस 32 सेना लगने के बाद फिर 616 सेना लगेगी। हाँ, 616 सेना लगेगी, उसका कितना लाइन लगेगा 616 का, 8 से डिवाइड करके पता चल जाएगा। 8 से 56 8 64, 8 से 56, कितना बचेगा, 11 5, ये कितना हो जाए, 5 में से 5 8 से 56। देखो 8 से 56, 5 कितना होता है 61, फिर 8 से 56, यानी 77 लाइन उसका जाएगा, इसका जाएगा आपका 4 लाइन। ठीक है, यानी कि आंसर होगा 8। 8 स्तंभ बनाने का पड़ेगा आगे, और फुट नहीं होगा दोनों में, अधिक से अधिक। ठीक है, अगर कहोगे कि 8 ही और कम नहीं बना सकते, तो कम का इसमें बोल ही नहीं रहा है, कम भी बना सकते हो। 32 और 616 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 2 लाइन भी बना दे तो हो सकता है। ठीक है, और यहाँ दोनों को काटने वाला बहुत सा संख्या हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 4, तो ज्यादा से ज्यादा स्तंभ और समान संख्या वाला स्तंभ, तो वो हो गया आपका 8 आंसर। ठीक है, 8 ही आंसर हो, जो कि भाग देकर मौसा देकर हम लोग बना दिए। ठीक है, चलो। देखो, अगला है आपका, मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे संकेत भी दिया गया है।